प्यारे बच्चों, आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम चैप्टर 1 की एक्सरसाइज 1.5 करेंगे। उम्मीद है कि आपने पीछे की एक्सरसाइज कर ली होगी, और अगर आपने पीछे की एक्सरसाइज अभी तक नहीं की है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने पीछे की जो एक्सरसाइज हैं उनकी प्लेलिस्ट की लिंक दे दी है। आप वहां से जाकर के पहले पीछे की एक्सरसाइज देख लीजिए ताकि एक्सरसाइज 1.5 आपको अच्छे से समझ आ सके। ठीक है ना? तो चलिए चलते हैं एक्सरसाइज 1.5 पर। तो देखिए बच्चों, पहला क्वेश्चन क्या कहता है एक्सरसाइज 1.5 का। मान लीजिए कि u इक्वल टू, ये कोई सेट है। u कौन सा सेट होता है? यूनिवर्सल सेट यानी सार्वत्रिक समुच्चय। और a इक्वल्स टू ये है, b इक्वल्स टू ये वाला सेट है, और c इक्वल्स टू ये वाला सेट है। तो निम्नलिखित ज्ञात कीजिए a डैश। आपको a डैश ज्ञात। अब आपको ये बताना मुझे पड़ेगा कि ये a डैश होता क्या है। देखिए बच्चों, मान लीजिए आपके पास कोई सेट a है ना, कोई सेट a है 1,2, और इस सेट के लिए आपके पास कोई यूनिवर्सल सेट है। उस यूनिवर्सल सेट में पड़े हैं 1 2 3 4 5, 5 एलिमेंट पड़े हैं। ठीक है ना? और आपको उसने कह दिया कि ए डैश निकालिए। ये ए डैश बोलते हैं बच्चों उसको, डैश। और ये ए डैश होता क्या है? ये इसको कहते हैं ए का पूरक। इसको कहते हैं पूरक, ए का पूरक, है ना? पूरक, ए का पूरक कहते हैं बच्चों उसको। तो हमें ए का पूरक निकालना है। ए का पूरक क्या होता है बच्चों? ये फॉर्मूला आप जहन में डाल लीजिए कि u माइनस ए होता है ना? ए डैश का क्या फॉर्मूला होता है? u माइनस ए, u माइनस ए, यानी यूनिवर्सल सेट में से हम ए के एलिमेंट हटा देंगे। देखिए बच्चों, हमने पीछे पढ़ा था कि किसी सेट में से दूसरे सेट के कैसे घटाते हैं दूसरे सेट को। तो इसी तरह हमें क्या करना होगा? u में से ए को घटाना होगा। कैसे घटाएंगे? 1, 2, 3, 4, 5 ये u के अंदर है, और 1, 2 a के अंदर है। हमें u में से a निकालना है, तो u के अंदर से एक एलिमेंट हटा दीजिए। 1, 2 ये दोनों एलिमेंट इसमें से हट जाएंगे। जो बाकी बचेंगे u के, वो हम लिख देंगे यहाँ। क्या आ जाएगा? 3, 4, 5। ठीक है ना बच्चों? ये आपका क्या आ गया? a का पूरक आ गया बच्चों। ठीक है ना? तो इसी तरीके से हमें क्या निकालना है? पहले a डैश निकालना है। जैसे पहले क्वेश्चन में इसने कह दिया है, इसने u दे दिया है आपको ये, और a दे दिया है, b ये दे दिया है, c ये दे दिया है ना? अब वो आपसे पूछ रहा है a डैश। देखिए u पहले लिख देते हैं हम। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। देखिए बच्चों, a उसने दिया है, a दिया है 1, 2, 3, 4, है ना बच्चों? b क्या दिया है? 2, 4, 6, 8। और C क्या दिया है? C दिया है उसने 3, 4, 5, 6। अब वो हमसे पहला क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि A डैश फाइंड कीजिए। A डैश बच्चों क्या होगा? A डैश होगा U माइनस ए। U माइनस ए क्या होगा? यानी U के अंदर से एक एलिमेंट हटा दीजिए। 1, 2, 3, 4, ये अगर U में मिलते हैं तो इन्हें हटा देंगे। 1, 2, 3, 4 मिल गए तो इनको हटा देंगे। बच्चे जो होंगे वो आंसर आ जाएगा, यानी 5, 6, 7, 8, 9। इनको ब्रैकेट में बना दीजिए तो ये क्या हो जाएगा? हमारा ए डैश निकल जाएगा। ठीक है ना बच्चों? इसी तरह हमें हमारा सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है? बी डैश। बी डैश क्या हो जाएगा? बी डैश हो जाएगा u माइनस बी। ठीक है ना? बी का पूरक u माइनस बी। घटाना हमें u में से ही है ना? जिसका भी आपको डैश निकालना है उसको आपको u में से ही घटाना है। तो अब क्या करेंगे? b के एलिमेंट u में से हटा देंगे। 2 हटा देंगे, 4 हटा देंगे, 6 हटा देंगे, और 8 हटा देंगे, है ना? तो क्या बचेगा? बचेगा 1, 3, 4 हट गया, 4 इसमें भी है, इसमें भी है, हटा दीजिए। 5 और 6 हट गया, 7, 8 हट गया, 9, है ना? तो ये आंसर आ जाएगा आपका बच्चों। ठीक है ना? बी डैश आ गया। बच्चों, तीसरे पार्ट को करने के लिए आपको मुझे कुछ रूल बताने पड़ेंगे। आप वो रूल को अच्छी से देख लीजिए। देखिए बच्चों, पूरकों के कुछ गुणधर्म होते हैं, है ना बच्चों? पहला नियम, पूरक नियम। पूरक नियम क्या होता है? ए यूनियन ए डैश। ए यूनियन ए डैश को हम क्या लिख सकते हैं? यू लिख सकते हैं बच्चों। अगर हम ए और ए डैश का यूनियन निकालेंगे तो वो यू आ जाएगा, और अगर ए और ए डैश का इंटरसेक्शन निकालेंगे तो फाई आ जाएगा। ठीक है ना बच्चों? ए और ए डैश में कुछ भी कॉमन नहीं होता, इसलिए वो फाई आ जाएगा। ठीक है ना बच्चों? दूसरा डी मॉर्गन का नियम है। डी मॉर्गन का नियम क्या कहता है कि अगर यू ए यूनियन बी का होल डैश हो, ए यूनियन बी का होल डैश हो, यानी इस ए यूनियन बी का पूरक पूछ रहा हो, तो आप क्या निकाल सकते हैं?
आप ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश भी निकाल सकते हैं, क्योंकि वो इसके बराबर होता है ए यूनियन बी का होल डैश बराबर ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। बच्चों ये आपके अभी फिलहाल फॉर्मूले के बेस पे आप इसको याद कर लीजिए, बाकी इनका वेन आरेख जब आएगा मैं आपको वेन आरेख में इनको अच्छे से समझा दूंगा, ठीक है ना। ए इंटरसेक्शन बी डैश, बी का होल डैश होगा बच्चों, यहाँ पे बी का होल डैश, ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं ए डैश यूनियन बी डैश, यानी दोनों का अलग अलग डैश निकाल करके उसका यूनियन कर सकते हैं, ठीक है ना बच्चों। इसी तरह द्विपूरक नियम है, द्विपूरक नियम क्या कहता है, ए डैश का अगर उसका भी होल डैश हो, यानी ए डैश का डैश हो, यानी ए डबल डैश हो, तो वो डैश हट जाता है, वहां पे ए ही आ जाएगा सीधा, ठीक है ना बच्चों। फाई डैश और यू के नियम ये क्या है कि अगर फाई डैश है तो वो यू ही है, फाई डैश क्या है, यू है, और यू डैश क्या है, वो फाई है, ठीक है ना। तो देखिए बच्चों अब हमारा तीसरा पार्ट, ये तीसरा पार्ट क्या कहता है, देखिए बच्चों चलते हैं तीसरे पार्ट की तरफ। तीसरा पार्ट क्या कहता है, ये तीसरा पार्ट कहता है कि ए यूनियन सी का होल डैश निकालिए, ए यूनियन सी का होल डैश। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, इसको हम यू, यूनिवर्सल सेट वाला यू है, यू माइनस क्या हो जाएगा, ए यूनियन सी हो जाएगा। तो आपको ए यूनियन सी अलग से निकालना पड़ेगा पहले, है ना। तो आपको ए यूनियन सी की जरूरत पड़ेगी। तो आप देखिए हम ए यूनियन सी अलग से निकाल लेते हैं, आप ये क्वेश्चन में दिखाइएगा निकाल करके। ए यूनियन सी यानी ए और सी को कंबाइन करके लिख देंगे, तो यानी क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, क्योंकि 3 4 इसमें भी है, इसके लिख दिए सारे। अब यहाँ देखिए 3 4 पहले ही आ चुके, अब 5 6 लिख दीजिए बस, 5 और 6 ये दोनों हमने कंबाइन कर दिए, यानी यूनियन आ गया। अब U के अंदर से आपको A यूनियन C के एलिमेंट हटा देने हैं, यानी 1 2 3 4 5 6 अगर ये U में है तो हम हटा देंगे, क्योंकि हमें क्या करना है, U में से A यूनियन C घटाना है। तो A यूनियन C के वो एलिमेंट जो U में पड़े हुए हों उनको हटा दीजिए, और जो U के बाकी बचे एलिमेंट है वो आंसर आ जाएगा। तो यानी 1 से लेकर 6 तक हैं सारे, तो 1 2 3 4 5 6 ये हट जाएंगे, और बचेगा क्या, 7 8 9। तो बस हमारा आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, 7 8 और 9, ठीक है ना बच्चों, ये आपका आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं फोर्थ पार्ट की तरफ। फोर्थ पार्ट क्या कहता है, ए यूनियन बी का होल डैश, ए यूनियन बी का होल डैश। ए यूनियन बी के होल डैश में भी हम वही फॉर्मूला यूज करेंगे जैसे हमने यहाँ वाला ये यूज किया था। ए यूनियन बी का होल डैश क्या हो जाएगा, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, आप ऐसे भी कर सकते हैं उसको, और हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि यू में से हम डायरेक्ट ए यूनियन बी घटा दें, ए यूनियन बी घटा दें। देखिए हमने इस तरीके का तो ये क्वेश्चन कर ही लिया, अब हम इस क्वेश्चन को इस फॉर्मूले के बेस पे भी करके देखते हैं, है ना, करके देखते हैं हम। तो हम इसको ऐसे करेंगे कि ए डैश और इंटरसेक्शन बी डैश, इनका करके देखते हैं हम। अब ए डैश बच्चों क्या आएगा, ए डैश होता है यू माइनस ए, जो हम पहले निकाल चुके, ये रहा हमारे पास ए डैश। बी डैश क्या है हमारे पास, ये रहा बी डैश, हम पहले निकाल चुके हैं ना। अब इनका इंटरसेक्शन निकालेंगे हम, इनका इंटरसेक्शन क्या आएगा, इसमें और इसमें जो कॉमन होगा वो ही इंटरसेक्शन आएगा। तो कॉमन देखते हैं क्या है इसमें, इसमें 5 है, 7 है और 9, 5 7 9 इसमें कॉमन है, तो क्या आ गया 5 7 9। देखिए बच्चों ये तो इस फॉर्मूले से आ गया, और अगर हम अपने वाले फॉर्मूले से, इस वाले ही फॉर्मूले से फाइंड करें तो क्या यही आएगा, बिल्कुल। अब यहाँ पे हमें ए यूनियन बी की जरूरत पड़ेगी, तो आप ए यूनियन बी अलग से निकाल लीजिए। ए और बी का यूनियन क्या है, ए यूनियन बी, आप पहले ए के एलिमेंट सारे लिख दीजिए 1 2 3 4। अब देखिए इसमें जो कॉमन है वो नहीं लिखेंगे, 2 पहले लिख चुके हम, 4 भी हम पहले लिख चुके, 6 और 8 बचा, तो 6 और 8 लिख दीजिए यहाँ पे। अब देखिए आपको U में से A यूनियन बी घटाना है, तो U में से A यूनियन बी घटाएंगे, U में से A यूनियन बी घटाएंगे, यानी A यूनियन बी के सारे एलिमेंट U में से हटा देंगे, जो U के बाकी बच्चे होंगे वो आंसर आ जाएगा। 1 2 3 4 6 8, 1 2 3 4 ये हट गए यहाँ तक, 6 और 8 हट गया, 5 7 और 9 बचा, तो इसका भी आंसर क्या आ जाएगा 5 7 9, यानी सेम ही आ रहा है। तो बच्चों आप चाहे तो इस तरीके से कर लीजिए, चाहे इस तरीके से कर लीजिए, दोनों तरीके से आपका आंसर सेम ही आएगा, ठीक है ना बच्चों। अब चलते हैं फिफ्थ पार्ट की तरफ। देखिए बच्चों फिफ्थ पार्ट में यहाँ करा देता हूँ, ए डैश का भी होल डैश है। तो बच्चों हम पढ़ के ऊपर आए थे कि ए डैश का होल डैश क्या होता है, ए ही होता है, तो जो ए होगा वही आंसर आ जाएगा। ए क्या है आपके पास 1 2 3 और 4, यही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना बच्चों। बी माइनस सी का डैश है ना, ये कौन सा क्वेश्चन है बच्चों, 6 पार्ट, बी माइनस सी का होल डैश। तो आपको यू
में से b माइनस सी घटाना पड़ेगा, u माइनस बी माइनस सी करना पड़ेगा, क्योंकि जिसका भी डैश होगा वो u में से घटाएंगे, तो u में से घटाया, लेकिन अपने पास b माइनस सी भी नहीं है, तो b माइनस सी भी हमें निकालना पड़ेगा। तो बच्चों b माइनस सी भी हम निकाल लेते हैं। देखिए हम यहाँ पे निकाल लेते हैं b माइनस सी। b माइनस सी क्या होगा, b में से c के एलिमेंट हटा देंगे। तो b के एलिमेंट हैं आपके पास कौन से, 4, b में से c के एलिमेंट हटा देंगे, तो इसमें 4 और 6 हमें इसमें दिख रहे हैं, तो ये हटा दीजिए, 2 और 8 बचेगा, तो 2 और 8 ही इसका आंसर आ जाएगा, 2 और 8 b माइनस सी आ जाएगा। अब हमें तो जरूरत थी इसकी u माइनस बी माइनस सी की, तो u में से हमें b माइनस सी घटाना पड़ेगा, तो यानी 2 और 8 आप u में से निकाल दीजिए, 2 और 8 ये हटा दीजिए, बाकी सारे एलिमेंट आ जाएंगे इसके अंदर, तो बाकी सारे एलिमेंट आ जाएंगे 1 3 5 4 भी आएगा और 6 भी आ जाएगा और 7 भी आ जाएगा और 9 भी आ जाएगा, ये पूरा हो जाएगा। ठीक है ना बच्चों, आप आंसर चेक कर लीजिएगा, यही आंसर है इसका। ठीक है ना, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए बच्चों दूसरा क्वेश्चन, इफ यूनिवर्सल सेट ये है ABCDEFGH, तो निम्नलिखित समुच्चयों के पूरक ज्ञात कीजिए, यानी वही आपको डैश निकालना है। ठीक है ना बच्चों, तो देखिए दूसरा क्वेश्चन, दूसरे का क्वेश्चन जो है वो ये है कि u इक्वल्स टू आपके पास ABCDEFG और H, ये एलिमेंट्स इसमें पड़े हैं। अब आपको पहला जो क्वेश्चन निकालना है, आपके पास A है A, B, C, और आपको क्या निकालना है, आपको फाइंड करना है A डैश। A डैश क्या होता है, u माइनस ए, यानी u के अंदर से A के एलिमेंट हटा दीजिए, ABC खत्म, बचे क्या DEFGH, तो आप क्या लिख देंगे इसमें DEFGH, बस ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना बच्चों, चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ, सेकंड पार्ट की तरफ। B इक्वल्स टू क्या है हमारे पास, DEFG, तो DEFG हटा देंगे उसमें से, DEFG ये खत्म, बचे ABC और H, तो इसमें क्या आ जाएगा B डैश में, B डैश होता है u माइनस बी, और इसके अंदर बचेंगे आपके पास ABC और H। ठीक है ना बच्चों, ये आंसर हो जाएगा। चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ, थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट कहता है आपको C इक्वल टू ACEG, तो आप इसमें से C डैश निकालोगे तो C डैश क्या होगा, u माइनस सी, मतलब u के एलिमेंट में से C के एलिमेंट हटा दीजिए, ACEG हटा करके बाकी लिख दीजिए, क्या बचेंगे BDFH। ठीक है ना, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है ना बच्चों, चलते हैं फोर्थ पार्ट की तरफ। फोर्थ पार्ट क्या कहता है, D इक्वल्स टू FGHA, तो क्या हो जाएगा, आपको D डैश निकालना है, यानी पूरक निकालना है D का, तो क्या हो जाएगा D का पूरक हो जाएगा आपके पास U माइनस D का मतलब U में से D के एलिमेंट आप माइनस कर देंगे, यानी FGHA हटा दीजिए, F हट गया, G हट गया और H हट गया और A हट गया, है ना, बचे क्या BCDE, तो आप इसमें लिख देंगे BCDE। ठीक है ना बच्चों, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए बच्चों चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है, प्राकृत संख्याओं के समुच्चयों को सार्वत्रिक समुच्चय मानते हुए निम्नलिखित समुच्चयों के पूरक लिखिए। तो बच्चों आपको यहाँ पे इसने कहा है कि प्राकृत संख्याओं के समुच्चयों को सार्वत्रिक समुच्चय मानना है, यानी सार्वत्रिक समुच्चय को हम यूनिवर्सल सेट कहते हैं, तो U हमें क्या मानना है, नेचुरल नंबर का सेट, प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय वो क्या होगा, वो होगा 1 2 3 4 5, है ना, नेचुरल नंबर यही होता है ना, ये सेट आपका यूनिवर्सल सेट बन जाएगा। अब चलते हैं बच्चों पहले पार्ट की तरफ। पहला पार्ट कहता है आपका कि x इज दैट x एक प्राकृत सम संख्या है। अब आपको इन सम संख्याओं को आपको u में से हटा देना है, क्योंकि आपको क्या चाहिए, इसका आपको पूरक चाहिए, है ना। मान लेते हैं, माना a इक्वल्स टू x, ये जो है x इज दैट x एक प्राकृत संख्या सम संख्या है, तो उसमें कौन कौन सी आ जाएंगी, 2 आ जाएगी, 4 आ जाएगी, 6 आ जाएगी, 8 आ जाएगी, है ना,
ऐसी ऐसी प्राकृत सम संख्याएं आ जाएंगी। तो अगर मुझको a का पूरक निकालना है तो मुझे क्या निकालना पड़ेगा, u माइनस ए। और u में से अगर मैं सारी सम संख्याएं निकाल दूं तो इसमें क्या कौन सी संख्या बचेगी, 1 3 5 7, है ना, तो सारी विषम संख्या बच जाएंगी। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम लिखेंगे 1 3 5 7 9, है ना, इस तरीके से डॉट 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 डॉट, और ये जो है आपकी विषम संख्याओं का समुच्चय बन जाएगा। और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ x सच दैट x एक प्राकृत विषम संख्या है। क्या लिख सकते हैं, प्राकृत विषम संख्या है। ठीक है ना बच्चों, ये हो जाएगा x एक प्राकृत विषम संख्या है क्योंकि सारी प्राकृत हैं। ठीक है ना बच्चों। ऐसे ही सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन में क्या कहता है कि x एक प्राकृत विषम संख्या है। अब की बार जो सेट इसने दे रखा है वो मान लेते हैं, हमने b मान लिया, और उसके अंदर क्या है 1 3 5 7, है ना, 1 3 5 7, इस तरीके से आपके विषम संख्याएं उसने दे रखी हैं। अब आपको इसका पूरक निकालना है, यानी b डैश आपको निकालना है, तो आप क्या निकालेंगे, u माइनस बी। u माइनस बी क्या होगा, अब आपको u में से सारी विषम संख्याएं निकाल देनी है, तो बचेंगी कौन सी, सम संख्याएं बचेंगी। तो आप डायरेक्टली लिख सकते हैं, ऐसे ना लिख करके डायरेक्ट लिख सकते हैं कि x सच दैट x एक क्या हो जाएगी, प्राकृत सम संख्या हो जाएगी। x एक प्राकृत सम संख्या है। ठीक है ना बच्चों, इस तरीके से आप लिख देंगे उसमें, ये आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है ना, आगे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन कहता है कि देखिए बच्चों, थर्ड पार्ट क्या कहता है कि x इज दैट x संख्या 3 का एक धन गुणज है। 3 का एक धन गुणज है। अगर मैं इसको c मान लेता हूं तो मुझे c का डैश निकालना पड़ेगा, है ना। हमने मान लिया कि माना ये c है, ये सेट क्या है, दिया हुआ सेट ये c है। c इक्वल्स टू 3 का एक धन गुणज, कौन कौन से होंगे 3 के धन गुणज, 3 होगा, 6 होगा, 9 होगा, 12 होगा, 15 होगा, है ना, ये सब 3 के गुणज हैं, है ना। अब हमें u में से इन सब को हटा देना है, तो बचेंगे कौन से, जो 3 के गुणज नहीं है। तो हम डायरेक्ट c के डैश को, यानी आप c के पूरक को डायरेक्ट लिख सकते हैं कि x सच दैट x जो है वो x 3 का गुणज नहीं है ना। 3 ऐसे लिख लो चाहे ऐसे लिख लो, 3 का गुणज नहीं है, 3 का गुणज नहीं है, 3 का गुणज नहीं है। और x ले रहे कहाँ से हम, प्राकृत संख्या से। ठीक है ना, हाँ, नेचुरल नंबर से उठा रहे, क्योंकि 3 के गुणज तो जो है वो माइनस में भी है, ऐसे नंबर बहुत माइनस में जो 3 के गुणज नहीं है, लेकिन हमें कहाँ से लेने हैं, हमें नेचुरल नंबर में से लेने हैं। ठीक है ना बच्चों। हाँ, फोर्थ पार्ट आपका क्या कहता है, देखिए x एक अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या कौन सी होती है, जो अपने आप से और 1 से कटती हो, है ना, वो अभाज्य संख्या है। तो अगर हमें इसका पूरक लिखना है तो हम क्या लिखेंगे, हम ये लिख देंगे कि x जो है वो एक धन भाज्य संख्या है। अभाज्य जो अपने आप से कटती हो, भाज्य वो हो जाएगी जो दूसरों से भी कटती होगी, है ना। तो इसमें सब भाज्य संख्या आ जाएंगी, और इसमें हमें एक चीज और ऐड करनी पड़ेगी कि x बराबर 1। देखिए अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं, माना मैंने डी सेट मान लिया और उसके अंदर भाज्य संख्या रखी हैं, अभाज्य संख्या रखी हैं, जैसे 2 3 5 7, है ना, 11, इस तरीके की संख्याएं रखी हैं, ये सब भाज्य हैं। तो अगर मैं इन सबको इसमें से हटा दूंगा, यानी मुझे डी पूरक निकालना है, डी का पूरक, तो वो क्या होगा, u माइनस डी होगा। और u में से जब मैं ये हटाऊंगा ये नंबर, तो क्या मिलेंगे मुझे, 1 मिलेगा, 1 के साथ मुझे 4 मिलेगा, फिर 6 मिलेगा, फिर 8 मिलेगा, है ना, फिर 9 मिलेगा, 10 मिलेगा। ये सब ऐसे नंबर हैं जो किसी दूसरे नंबर से भी कट जाते हैं ना, दूसरे नंबर से भी विभाज्य हो जाते हैं। तो इसमें अब हमें ये देखना है कि इसमें 1 भी है, और ये सब नंबर जो हैं इनको हम कहते हैं भाज्य, है ना। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि x इज दैट x एक धन भाज्य संख्या है, और अथवा x बराबर 1 भी इसमें है, क्योंकि 1 जो है वो भाज्य संख्याओं में नहीं गिना जाता, इसलिए हमें भाज्य संख्या तो कहनी है, और उसके साथ 1 भी है, क्योंकि भाज्य संख्या ये है जो किसी और नंबर से भी कट जाती है ना, उसके साथ 1 भी इसमें आ रहा है, तो हमें अलग से 1 भी इसमें बताना पड़ेगा। ठीक है ना बच्चों, चलते हैं अगले पार्ट पर। तो चलते हैं बच्चों पांचवें पार्ट की तरफ। पांचवें कहता है कि x इज दैट x 3 और 5 से विभाजित होने वाली एक संख्या है ना। अब पांचवे का अगर हमको पूरक लिखना है तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, हम इसका डायरेक्ट पूरक लिख रहे हैं कि x इज दैट x एक धन पूर्णांक है, x एक धन पूर्णांक है, x एक धन पूर्णांक है,
जो 3 से भाज्य नहीं है, जो 3 से भाज्य नहीं है और या जो 5 से भाज्य नहीं है, 5 से भाज्य नहीं है ना, ये आ जाएंगे। ठीक है ना बच्चों, ये आ जाएगा आपका पांचवा पार्ट। क्योंकि देखिए अब u में वो भी हैं जो 3 और 5 से विभाजित हो जाते हैं और u के अंदर वो भी एलिमेंट हैं जो 3 और 5 से विभाजित नहीं होते। तो अगर हमें इसका पूरक निकालना है तो इसके बच्चे ये जो एलिमेंट्स हैं वो हम u में से हटा देंगे। u में कौन से हैं? 3 और 5 से विभाजित होने वाले भी हैं, 3 और 5 से विभाजित नहीं होने वाले भी हैं। तो हम क्या करेंगे, u में से विभाजित होने वाले घटा देंगे, बचेंगे कौन से? विभाजित ना होने वाले। तो ये लिख दिया हमने कि x एक धन पूर्णांक है जो 3 से भाज्य नहीं है और 5 से भाज्य नहीं है। ठीक है ना बच्चों, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब हम डायरेक्ट पूरक लिखेंगे बच्चों, है ना, ठीक है, डायरेक्ट आंसर लिखेंगे। x इज दैट x एक पूर्ण वर्ग संख्या है। अगर पूर्ण वर्ग संख्या है तो अब इसके पूरक में क्या आएगी कि पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ठीक है ना, हम इसको लिख देंगे x इज दैट x एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ठीक है ना बच्चों, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ऐसे ही क्या होगा, ये हो जाएगा। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों ये हो जाएगा कि x इज दैट x एक पूर्ण घन संख्या है। x इज दैट x एक पूर्ण घन संख्या है, तो इसका क्या आ जाएगा, x इज दैट x एक पूर्ण घन संख्या नहीं है, पूर्ण घन संख्या नहीं है। ठीक है ना बच्चों, क्योंकि u के अंदर वो भी हैं जो पूर्ण घन संख्या होती हैं और वो भी हैं जो पूर्ण घन संख्या नहीं होती हैं। तो अगर हम u के अंदर से वो संख्या निकाल दें जो पूर्ण घन संख्या है u के अंदर से वो संख्या निकाल दें जो पूर्ण घन संख्या है, तो उसमें बचेंगी कौन सी? जो पूर्ण घन संख्या नहीं है। ठीक है ना, ये इसका पूरक हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये कहता है कि x सच दैट x प्लस 5 इक्वल्स टू 8। देखिए बच्चों, अगर मैं इस इक्वेशन को सॉल्व करूं x प्लस 5 इक्वल्स टू 8 को, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी? 8 माइनस 5 इक्वल्स टू 3 आ जाएगी, यानी x बराबर 3 तो इस वाले सेट में है। ओह सॉरी, ये क्वेश्चन ही लिख दिया हमने यहाँ पे, है ना, ये हमने क्वेश्चन ही लिख दिया था। x बराबर 3 इस सेट के अंदर रखा हुआ है, तो हमें कौन सा लेना है कि u में से इस 3 को हटा देना है। तो बचेगा कौन सा सेट हमारे पास कि x सच दैट x जो है वो एक नेचुरल नंबर है और वो 3 नहीं है, 3 नहीं है, ये आ जाएगा आंसर। ठीक है ना बच्चों, आगे चलते हैं 9th क्वेश्चन की तरफ। वो कहता है कि x सच दैट x 2x प्लस 5 बराबर 9, यानी इस सेट में कौन सी संख्या रखी है, देखिए देखते हैं। 2x प्लस 5 इक्वल्स टू 9 है। यहाँ से x की वैल्यू अगर हम फाइंड करेंगे तो 9 माइनस 5 अपॉन 2 आ जाएगा, यानी 4 अपॉन 2 यानी 2 आ जाएगा, यानी x बराबर 2 इस सेट के अंदर रखा हुआ है। तो अगर मुझे इसका पूरक निकालना हुआ तो उसे u में से घटा दूंगा, तो u तो है पूरा नेचुरल नंबर का सेट, है ना, u पूरा नेचुरल नंबर का सेट है। नेचुरल नंबर के सेट में से अगर मैं 2 हटा दूं तो बाकी कौन से बचेंगे? सारा सेट बच जाएगा नेचुरल नंबर का, बस उसमें 2 नहीं होगा। तो हम इसको लिख देंगे x इज दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर बट x नॉट इक्वल्स टू 2। ठीक है ना बच्चों, आगे चलते हैं 10th क्वेश्चन की तरफ। 10th क्वेश्चन कहता है कि x सच दैट x ग्रेटर देन इक्वल टू 7, यानी x जो है वो 7 भी है इसमें और 7 से बड़ी सारी वैल्यूज इसके अंदर रखी हुई हैं। तो अगर मैं इसका आंसर देखूं तो वो क्या होगा, वो ये होगा कि x सच दैट x जो है वो 7 से बड़े नंबर तो सारे इसमें रखे हैं, तो इससे 7 से छोटे नंबर इसमें आ जाएंगे, यानी x लेस देन टू 7 आ जाएगा। और 7 भी इसमें इंक्लूड नहीं होगा क्योंकि 7 उसमें पहले से ही था। ठीक है ना, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है कि x इज दैट x बिलोंग्स टू n, यानी नेचुरल नंबर से है, और 2x प्लस 1 ग्रेटर देन टू 10। देखिए 2x प्लस 1 ग्रेटर देन टू 10 का क्या मतलब है? 1 को उधर पूछाओ, 2x ग्रेटर देन टू 10 माइनस 1, तो क्या बचेगा? 2x ग्रेटर देन टू 9 और x ग्रेटर देन टू 9/2, यानी 9/2 से बड़े सारे नंबर इस वाले सेट में रखे हुए हैं। ठीक है ना, तो पूरक में क्या होगा? 9/2 से छोटे वाले सारे नंबर आ जाएंगे और 9/2 इसमें नहीं है,
तो 9/2। और एक बात और, क्योंकि ये नेचुरल नंबर से है तो 9/2 ना तो इसमें होगा, और जो हम लिखेंगे पूरक ना उसमें होगा, क्योंकि सार्वत्रिक समुच्चय नेचुरल नंबर का सेट है, उसमें भी 9/2 नहीं है ना। तो हम क्या लिखेंगे, x सच दैट x बिलोंग्स टू n, x n से लिया जा रहा है, और 9/2 से बड़े नंबर तो इसमें आ गए, तो इसके पूरक में 9/2 से छोटे नंबर आ जाएंगे, यानी x लेस देन टू 9/2। ठीक है ना बच्चों, और इसी के साथ ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए बच्चों, फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है, यदि u इक्वल्स टू ये है a कोई सेट ये है, b कोई सेट ये है, तो सत्यापित कीजिए, प्रूफ करना है हमें ये, है ना। तो चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन पर। देखिए अब बच्चों हमें ये प्रूफ करना है, ठीक है ना। आप u लिख लीजिए, u इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है ना। आपके पास a है, a क्या है 2 4 6 8, और b क्या है, b आपके पास है 2 3 5 7, ठीक है ना बच्चों, ये सब आपके पास दिया हुआ है। चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। वो ये कहता है कि प्रूफ कीजिए, सत्यापित कीजिए कि ये है, वेरीफाई करिए, है ना। तो a डैश इंटरसेक्शन b डैश, आपको पहले देखिए आपको जरूरत किस किस चीज़ की है। आपको यहाँ पे जब हम ये निकालेंगे, फाइंड करेंगे, तो a यूनियन b की जरूरत पड़ेगी, है ना। तो आप, और a डैश की जरूरत पड़ेगी, b डैश की जरूरत पड़ेगी, उन सबको पहले ही निकाल लीजिए, ठीक है ना। हम पहले ही उनको फाइंड कर लेते हैं। जैसे a यूनियन b की जरूरत पड़ेगी हमें, तो a यूनियन b हम पहले ही फाइंड कर लेते हैं। क्या होगा a यूनियन b, a यूनियन b होगा अपने पास, इसको और इसको कंबाइन करके लिख देंगे 2 3 4 5 6 7 8, इन सबको कंबाइन करके ये बन गया, है ना। और आपको a डैश की जरूरत पड़ेगी, a डैश निकाल लीजिए। a डैश क्या होगा, u में से एक एलिमेंट हटा देंगे, तो u में से एक एलिमेंट हटा देंगे, 2 4 6 8 इसमें से हटा दो, तो बचा 1 3 5 7 9, ठीक है ना। 2 4 6 8 उसमें से हमने हटा दिए। अब बी डैश देखिए, बी डैश क्या है 2 3 5 7 इसमें से हटा दीजिए, तो 1 बचा, 4 बचा, 6 बचा, 8 बचा और 9 बचा, ठीक है ना। ये बी डैश के अंदर आ गए। अब चलते हैं, अब हमारी लेफ्ट हैंड साइड क्या कहती है, लेफ्ट हैंड साइड हमारी ये ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी का होल डैश ये कहता है ना। ये क्या होगा, u माइनस ए यूनियन बी, यानी u के अंदर से हमें a यूनियन बी हटाना पड़ेगा, ठीक है ना बच्चों। u के अंदर से a यूनियन बी हमें हटाना पड़ेगा, तो अब हम हटा देते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। तो u के अंदर से a यूनियन बी के एलिमेंट हटा दीजिए। कौन कौन से, 2 3 4 5 6 7 8, 2 3 4 5 6 7 8, ये हट गए, बचा क्या 1 और 9, है ना। तो इसमें क्या बचा 1 और 9, ठीक है, यानी ये आ गया। अब ये तो लेफ्ट हैंड साइड आ गई, अब राइट हैंड साइड निकालते हैं, ठीक है ना। राइट हैंड साइड क्या होगी, ए डैश और बी डैश का इंटरसेक्शन, ए डैश ये है, बी डैश ये है, इनका इंटरसेक्शन हमें फाइंड करना है। तो इनमें कॉमन पार्ट कौन से हैं, 1 आ गया और 9 आ गया, 2 ही पार्ट कॉमन है, बाकी तो कुछ कॉमन नहीं है। तो यानी ए इंटरसेक्शन ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश क्या आ जाएगा 1,9। देखिए लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो हम क्या लिख देंगे LHS इक्वल टू राइट RHS, तो ये बात हो जाएगी प्रूफ, ठीक है ना, ये वेरीफाई हो गया, ठीक है ना, वेरीफाइड। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट क्या कहता है कि ए इंटरसेक्शन बी का डैश जो है वो इक्वल्स टू है ए डैश यूनियन बी डैश के, ठीक है ना, हमें ये फाइंड करना है। अब ए इंटरसेक्शन बी की जरूरत पड़ेगी, तो आप ए इंटरसेक्शन बी पहले ही निकाल लीजिए। ए और बी में कॉमन पार्ट क्या है, देखिए 2 इसमें भी है, इसमें भी है, लिख लिया, और उसके अलावा 4 इसमें नहीं है, 6 इसमें नहीं है, 8 इसमें नहीं है, बस यानी 2 ही होगा, ठीक है ना। ए डैश हमारे पास पहले से है और बी डैश भी हमारे पास पहले से है। तो अब हम चलते हैं लेफ्ट हैंड साइड की तरफ। लेफ्ट हैंड साइड इसकी क्या कहती है कि ए यूनियन बी का होल डैश, तो ये क्या हो जाएगा u माइनस ए यूनियन बी, u माइनस ए यूनियन बी, यानी u के अंदर से आपको a यूनियन b के एलिमेंट हटा देने हैं। a यूनियन b क्या है अपने पास, ओह सॉरी ये इंटरसेक्शन है भाई, ये इंटरसेक्शन है, इंटरसेक्शन। तो u के अंदर से a इंटरसेक्शन b डैश, तो क्या होगा u माइनस ए इंटरसेक्शन b, यानी u के अंदर से a इंटरसेक्शन b के एलिमेंट हटा देने हैं। तो u अपने पास ये है, इसके अंदर से a इंटरसेक्शन b के एलिमेंट हटा दें, यानी 2 हटा दें, सिर्फ 2 हटा दें, तो बच्चे सारे, तो क्या हो जाएंगे 1 3 4 5 6 7 8 9, ये सब बच गए, बस 2 हट गया। राइट हैंड साइड निकालते हैं। राइट हैंड साइड क्या है अपने पास,
ए डैश यूनियन बी डैश, यानी ए डैश और बी डैश को कंबाइन करके लिखना है। तो ये ए डैश यूनियन यूनियन बी डैश, ए यूनियन बी डैश क्या हो जाएगा बच्चों, देखिए ए यूनियन बी डैश हो जाएगा, ए डैश यूनियन बी डैश हो जाएगा। इन दोनों को कंबाइन करके लिखना होगा। 1 3 4 5 6 7 8 9 बन गया ना ऐसा ही बच्चों। तो यानी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, ये भी वेरीफाइड हो गया है ना बच्चों। तो ये हम कह देंगे कि प्रूव, ठीक है ना। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए बच्चों, पांचवा क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक के लिए उपयुक्त वेन आरेख खींचिए। अब ये वेन आरेख क्या होता है, देखिए बच्चों, वेन आरेख को समझाने के लिए हम आपके लिए कुछ बना करके लाए हैं। देखिए, मान लीजिए ये आपके पास कोई यूनिवर्सल सेट है, ठीक है ना। ये क्या है, एक यूनिवर्सल सेट है। जैसे कि हर क्वेश्चन में वो दे के रखता था, पीछे अभी हमने किया, फोर्थ क्वेश्चन में भी दे रखा था उसने u 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है ना, u दे रखा था। तो ऐसा ये कोई सेट u है, ठीक है ना, और उसके अंदर हमने कोई a सेट रख दिया, ये ठीक है ना, ये कोई a सेट है, कुछ भी हो सकता है। तो अगर हम उसको ऐसे रिप्रेजेंट कर दें, u के अंदर a को रख करके दिखा दें सर्कल में बना करके, तो ये इसका वेन डायग्राम होता है। क्या होता है ये उसका वेन डायग्राम, इसी को वेन डायग्राम कहते हैं, ठीक है ना। अब अगर हमें, ये तो किसका था, ए का वेन डायग्राम है, हमें निकालना है ए डैश का वेन डायग्राम। ए डैश का वेन डायग्राम क्या होगा, देखिए बच्चों, ए डैश क्या होता है, u माइनस ए, यानी u के अंदर से a के एलिमेंट यानी a को हटा दीजिए, पूरा का पूरा a ही हट जाएगा u के अंदर से, है ना। u के अंदर से a को हटाने का मतलब क्या है कि ये पूरा का पूरा a यहाँ से गायब हो जाएगा और यहाँ पे एक होल बच जाएगा, होल मतलब खाली जगह बच जाएगी, ठीक है ना। ये खाली जगह आ गई। अब तो बाकी जो ये बचा हुआ ब्लैक पार्ट है, ये सारा क्या बन गया, ये a डैश बन गया, ठीक है ना बच्चों। ये क्या बन जाएगा, a डैश बन जाएगा। ये जो चीज है, ये वाला काला पार्ट, ये सारा क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा a डैश बच्चों, ठीक है ना बच्चों। अब चलते हैं एक चीज और, देखिए बच्चों, आपने ए यूनियन बी पढ़ा होगा, यानी ए और बी को कंबाइन करना है ना, ए और बी को कंबाइन करके लिखना। तो देखिए बच्चों, अब आपके पास एक सेट है ए यूनियन बी, उसका वेन डायग्राम होगा ऐसा, है ना। आपको यू के अंदर ए यूनियन बी को दिखा देना है, तो ये क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी का वेन डायग्राम हो जाएगा। लेकिन अगर आपको निकालना है ए यूनियन बी का डैश, तो वो क्या होगा, u माइनस ए यूनियन बी, जैसा कि आपको पहले क्वेश्चन में इसने दे दिया है, क्या है, ए यूनियन बी का डैश, यानी ए यूनियन बी का डैश आपको निकालने के लिए क्या निकालना होगा, u के अंदर से आपको ए यूनियन बी हटाना होगा, ठीक है ना। इसका पहला पार्ट यही तो है, इसका पहला पार्ट कि u के अंदर से आपको ए यूनियन बी हटाना होगा। तो यानी अगर हम u के अंदर से इतने पार्ट को निकाल दें, इतने पार्ट को निकाल दे, तो यहाँ पे एक खाली जगह बच जाएगी, है ना। अगर यहाँ पे खाली जगह बच जाएगी तो कैसा हो जाएगा, तो बच्चों ये ऐसा हो जाएगा, देखिए बच्चों, तो ये एक ऐसा पार्ट बन जाएगा, यहाँ पे खाली जगह बच गई। तो ये जो बाकी बचा हुआ पार्ट है, ये भाग क्या कहलाएगा, ये भाग कहलाएगा ए यूनियन बी का होल डैश, ठीक है ना बच्चों। ये बन जाएगा आपका ए यूनियन बी का होल डैश, उसका वेन डायग्राम हम ऐसे बनाएंगे, ठीक है ना। अब आगे चलते हैं, दूसरा पार्ट, दूसरा क्वेश्चन कहता है कि ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। अब देखिए बच्चों, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, हमने आपको पीछे बताया था कि ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश क्या होता है, ए यूनियन बी का होल डैश ही होता है, ए यूनियन बी का होल डैश ही होता है। यानी जैसा क्वेश्चन आपका पीछे था फर्स्ट पार्ट, ऐसा ही ये सेकंड पार्ट है, बस दोनों की फॉर्म अलग अलग दे दी उसने, है ना। ए यूनियन बी का होल डैश पहले दे दिया था, अब की बार दे दिया ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, तो हम इसको भी ऐसे ही लिख सकते हैं। तो फिर से हमारा क्या बन जाएगा, u माइनस ए यूनियन बी, यानी u में से हमको ए यूनियन बी हटा देना है। तो वही बात आ जाएगी, ए यूनियन बी हमारे पास क्या था, हमारे पास ए यूनियन बी ये था, ठीक है ना बच्चों, हमारे पास ए यूनियन बी ऐसा था। अब हम क्या करेंगे, इस u में से ए यूनियन बी को हटा लेंगे। देखिए बच्चों, हमने ए यूनियन बी हटा लिया, तो यहां से जो ये पार्ट बचा, ये पार्ट क्या कहलाएगा, ए यूनियन बी का डैश, ए यूनियन बी का डैश बन जाएगा। और ए यूनियन बी का डैश होता है ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश का डायग्राम। ये जो है वेन डायग्राम है ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश का है। ये जो ब्लैक पार्ट बचा हुआ है ना बच्चों, ये तो खाली जगह है, इसमें तो कुछ भी नहीं है, ठीक है ना बच्चों। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तीसरा पार्ट क्या कहता है, देखिए बच्चों, तीसरा पार्ट कहता है कि
ए इंटरसेक्शन बी का डैश। तो पहले बच्चों हम देख लेते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी डैश, ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है। देखिए बच्चों, ए इंटरसेक्शन बी हमारे पास ये है। देखिए बच्चों, ये हमारे पास है, ये हमारे पास कोई सेट ए था, ये बी था, और उनका कॉमन पार्ट ये है ऑरेंज वाला। ये ऑरेंज वाला क्या है, इसका कॉमन पार्ट है। तो आपका ये ए इंटरसेक्शन बी बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी। लेकिन अगर हम इस पार्ट, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए इसका डैश, यानी यू के अंदर से आपको ए इंटरसेक्शन बी निकालना पड़ेगा। अब यू के अंदर से आप अगर इतना पार्ट हटा दें तो वहां पे होल बच जाएगा, है ना। तो बाकी जितना बचा हुआ पार्ट है काला काला, ये जो ब्लैक पार्ट है, ये पार्ट क्या कहलाएगा, ये ब्लैक पार्ट इसका ए इंटरसेक्शन बी का डैश कहलाएगा, और उसका वेन डायग्राम है ये, है ना बच्चों। समझ में आ गई होगी बात, वेन डायग्राम भी आपके समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो देखिए बच्चों, 6 क्वेश्चन क्या कहता है कि मान लीजिए किसी समतल में स्थित सभी त्रिभुजों का समुच्चय सार्वत्रिक समुच्चय U है ना, कि उस U के अंदर सभी त्रिभुज पड़े हुए हैं, है ना। वो जो समुच्चय है सार्वत्रिक समुच्चय, उसके अंदर सभी त्रिभुज हैं U के अंदर। और यदि A उन सभी त्रिभुजों का समुच्चय है जिनमें कम से कम एक कोण 60 डिग्री से भिन्न है, यानी A उन सभी त्रिभुजों का समुच्चय है जिनमें कम से कम एक कोण तो 60 डिग्री से अलग है ही। दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं 60 डिग्री से अलग, लेकिन उसमें एक भी ऐसा त्रिभुज नहीं है जिसके तीनों कोण 60 डिग्री के हों। कम से कम एक कोण तो 60 डिग्री से अलग होगा ही होगा। तो ए के अंदर वो सारे हैं, और निकालना हमें क्या है, ए डैश। तो देखिए बच्चों, अगर मैं ये कहूं कि यू के अंदर सभी त्रिभुजों का समुच्चय है, यू क्या है, सभी त्रिभुजों का समुच्चय, सभी त्रिभुजों का समुच्चय, है ना। यू सभी त्रिभुजों का समुच्चय है, और ए आपके पास कोई ऐसा सेट है जिसके अंदर ऐसे त्रिभुज पड़े हुए हैं जिनमें एक कोण 60 डिग्री से भिन्न तो है ही कम से कम, है ना। तो यानी ऐसे त्रिभुज, ऐसे त्रिभुज, ऐसे त्रिभुजों का समुच्चय, ऐसे त्रिभुजों का समुच्चय जिसमें कम से कम, जिसमें कम से कम एक कोण, कम से कम एक कोण 60 डिग्री से भिन्न है, मतलब अलग है ना। यानी 60 डिग्री से अलग है, एक कोण तो 60 डिग्री से अलग है ही। तो अगर मैं ए डैश की बात करूं तो बच्चों देखिए, ए डैश की बात करूं, ए डैश क्या होता है, यू माइनस ए। यानी उन सभी त्रिभुजों में से मुझे ऐसे त्रिभुज हटा देने हैं जिनका कम से कम एक कोण 60 डिग्री से अलग हो। तो बचेंगे कौन से, तो वो बचेंगे जिनमें तीनों कोण 60 डिग्री के होते हैं, है ना। तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा ऐसे त्रिभुजों का समुच्चय जिसमें सारे कोण 60 डिग्री के होते हैं। तो वो कौन से होते हैं त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज ऐसा त्रिभुज है जिसके अंदर तीनों कोण 60 डिग्री के होते हैं। तो हम क्या कहेंगे, ये आंसर आ जाएगा हमारा कि समबाहु त्रिभुजों का समुच्चय, समबाहु त्रिभुजों का समुच्चय। ठीक है ना बच्चों, समझ गए होंगे आप, है ना। ठीक है, ये आपका हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो देखिए बच्चों, निम्नलिखित कथनों को सत्य बनाने के लिए रिक्त स्थानों को भरिए। 7वां क्वेश्चन। अब जैसे हमारे पास पहला पार्ट है, ये कहता है कि ए यूनियन ए डैश क्या आएगा, है ना। अगर हम ए और ए डैश को कंबाइन करके लिख दें तो वो क्या होगा। देखिए बच्चों, पहली बात तो आप ये देखिए कि ये तो कोई सेट ए है, मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे हम ले लेते हैं, हमारे पास यू में है 1 2 3 4 5 ये एलिमेंट पड़े हैं, और ए के अंदर हमने ले लिया 1,2, ठीक है ना। तो ए डैश क्या आ जाएगा, ए डैश होता है यू माइनस ए, तो उसके अंदर क्या एलिमेंट आ जाएंगे, 1 2 को छोड़ करके बाकी सारे यू के एलिमेंट, 3 4 और 5, 3 4 5 आ गए। अब आप देखिए, अगर मैं ए और ए डैश का यूनियन ले लूं, ए यूनियन ए डैश ले लूं, यानी इसको और इसको मिला दूं, तो क्या बनेगा 1 2 3 4 5, यानी पूरा वापस से यू बन गया, है ना बच्चों। तो u बन जाएगा पूरा, तो इसलिए हम इसको क्या लिखेंगे, u लिख देंगे, ठीक है ना। ये पूरा यूनिवर्सल सेट बन जाएगा। चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्या कहता है कि फाई डैश इंटरसेक्शन a। देखिए बच्चों, फाई डैश क्या होता है, अगर मैं फाई डैश की बात करूं तो ये फाई डैश होना तो ऐसा चाहिए u माइनस फाई। अब u में से अगर मैं फाई घटाऊं, फाई तो वैसे भी रिक्त समुच्चय है, तो u में से यानी कुछ भी नहीं घटेगा, तो यानी वापिस u ही आ जाएगा। यानी एक तरीके से फाई डैश जो है वो u ही है।
और ये हम पीछे भी बता के आ चुके हैं आपको, ठीक है ना। तो फाई डैश एक यू ही है, और यू का अगर मैं यू का इंटरसेक्शन ए के साथ लूं तो इनमें कॉमन कौन सा आएगा, ए ही, जो छोटा पार्ट है वही तो कॉमन आएगा। देखिए आपके पास यू ये है, ए ये है, अगर हम इन दोनों का इंटरसेक्शन ले तो 1 2 ही तो इस दोनों में कॉमन है, तो इसका मतलब 1 2 ही आ जाएगा। वो क्या है, ए है, तो इसका मतलब ए ही आ जाएगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं ए, ठीक है ना बच्चों। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, थर्ड, ए इंटरसेक्शन ए डैश। देखिए बच्चों, ए और ए डैश में क्या कॉमन होगा। अब हमारे पास ये कोई ए सेट था और ये हमारे पास ए डैश था। अब इनमें अगर आप देखें तो कोई कुछ कॉमन है, नहीं है, कभी भी नहीं आएगा। ए और ए डैश में हमेशा इंटरसेक्शन फाई आता है, ठीक है ना बच्चों। अब चलते हैं फोर्थ पार्ट की तरफ। फोर्थ पार्ट क्या कहता है, यू डैश इंटरसेक्शन ए। यू डैश का मतलब, यू डैश का मतलब यू माइनस यू, यू माइनस यू, अगर यू में से यू के सारे एलिमेंट हटा देंगे तो क्या बचेगा, फाई, रिक्त समुच्चय हो जाएगा। अब फाई का ए के साथ इंटरसेक्शन अगर हम लें, फाई का ए के साथ अगर हम इंटरसेक्शन लें तो क्या आएगा, फाई और ए में कोई कुछ भी नहीं आएगा, फाई। तो इसका मतलब यू डैश इंटरसेक्शन ए क्या आ जाएगा, फाई आ जाएगा, ठीक है ना बच्चों। और इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। तो बच्चों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।